Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम आजकल स्टीरियो आइसोमरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी, जिसमें हमने सिस ट्रांस और फिर सिस ट्रांस डिफरेंट क्लासेस में साइक्लोअल्केन्स में, साइक्लोअल्कीन्स में, सिंपली अल्कीन्स में, इसके अलावा स्पायरो कंपाउंड्स में, बायफिनाइल्स में, अलीन्स में, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रखी है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। फिर हमने ई एंड जी आइसोमरिज्म डिस्कस की और फिर सिन एंड अंताए आइसोमरिज्म भी डिस्कस की थी। इसके बाद हमने एक बड़ा कंप्रिहेंसिव सा लेक्चर जो डिस्कस किया था वो था कायरल कार्बन पर। उसके बाद हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल डिस्कस की थी। अमाइनो एसिड्स में, शुगर्स में, साइक्लिक शुगर्स में पार्टिकुलरली हमने देखा था कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डी है या एल है। और फिर लास्ट लेक्चर हमारा बड़ा कंप्रिहेंसिव था, दैट वाज ऑन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने डिस्कस की थी डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स में, वेज डैश में, फिशर प्रोजेक्शन में, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, इसी तरह चेयर फॉर्म जो साइक्लोहेक्सेन की है तो उसमें भी हमने सीआईपी रूल्स को डिस्कस करते हुए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। ये ऑप्टिकल जो आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये तो सारे आइसोमर्स के लिए है कि सारे आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं इनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम आता है। ना सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला बल्कि स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। इसके साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। यानी ऑप्टिकल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। फर्क क्या है फिर ऑप्टिकल आइसोमर में? डिफरेंस क्या होता है दोनों आइसोमर्स में? जैसे हम कहा करते थे पहले एक सिस है एक ट्रांस है, तो ऑप्टिकल आइसोमर में एक डी है एक एल है। फर्क क्या है दोनों आइसोमर्स में? तो ये जो दोनों आइसोमर्स होते हैं इनमें डिफरेंस होता है बिहेवियर टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस आता है। जब कभी ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव, ये रिएक्शन करेगा किसी ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें कायरल कार्बन है, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। आमतौर पर हम यही कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। तो फर्क आएगा डिफरेंस में। कौन सा डिफरेंस? इनका बिहेवियर जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। देखिए जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट के। फॉर एग्जांपल ये लाइट की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर बनेंगे इस तरह से कि ये इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर बनेगा। यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर आएगा। मींस अगर लाइट इस तरफ को जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड पे है
तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारी साइड पे होगा, हमारे प्लेन की तरफ, यानी परपेंडिकुलर रहेगा वो, प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन ऑफ जो लाइट है उसके भी परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है इन ऑल डायरेक्शंस, इस तरह से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ लाइट के। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मल्टी डायरेक्शनल है, ये ऑसिलेट करता है इन मल्टी प्लेन्स, इन डिफरेंट प्लेन। देखें, ये लाइट का सोर्स है, ये पॉइंट को आप समझें, ये जो पॉइंट है हमारे पास दरमियान में, ये आप समझें दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, और ये हमारी तरफ आ रही है लाइट निकल के। अगर लाइट हमारी तरफ को आ रही है तो ये सारे जो इसके प्लेन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। ये बात है ऑर्डिनरी लाइट की, जो कि हर डायरेक्शन में जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है इसके सामने हम रख देते हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजर ये सारे प्लेन कट कर देता है और सिर्फ एक प्लेन रख लेता है, यानी ये फिल्टर करता है। इसमें स्लेट्स हैं, इसमें समझे विंडोज हैं, उन विंडोज की जो डायरेक्शन या अलाइनमेंट ऐसी होती है कि उनमें से एक ही प्लेन पास कर सकता है। तो ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में हो उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है हर डायरेक्शन में, और वो लाइट जो है, जो प्रोपागेशन है, जो सोर्स है उसके परपेंडिकुलर है। फिर हमने सामने पोलराइजर रखा। पोलराइजर क्या करता है, ये जो सारे प्लेन्स हैं इन सबको फिल्टर कर देता है, कट कर देता है, और सिर्फ एक प्लेन को गुजरने देता है। और अगर लाइट एक प्लेन में वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रही है तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो पोलराइजर यूज होता है मोस्टली, दैट इज नाइकोल प्रिज्म, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी ये जो हम पोलराइजर यूज करते हैं, पोलराइजर की कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसको नाइकोल प्रिज्म बोलते हैं, नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म का काम क्या है, लाइट को सिंगल डायरेक्शन में एक ही प्लेन में वाइब्रेट करवाना, एक ही प्लेन में लेके आना। वाइब्रेट तो वो कर रही, एक ही प्लेन में लेके आना, यानी ये सारे प्लेन्स को फिल्टर कर लेता है। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स में केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। फर्क क्या है, फर्क है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है एक ही प्लेन में आ रही है, इसके साथ उसका बिहेवियर, इसको किस तरफ रोटेट करवाना है। एक्चुअली जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, तो उनका जो रोटेशन है वो डिफरेंट होगा। ये फर्क आएगा, अगर एक फॉर एग्जांपल लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट कर रहा है तो दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। यानी हमने ऑप्टिकल आइसोमर देखे, ऑप्टिकल आइसोमर क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर लाइट को रोटेट करते हैं। उनका केमिकल फार्मूला, सॉरी, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका फिर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम है। सिर्फ फर्क है कि वो लाइट को रोटेट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होगा जो लाइट को रोटेट करेगा, और लाइट को रोटेट करने के लिए उसके पास कायरल सेंटर होना जरूरी है। कायरल कार्बन, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कायरल कार्बन होना जरूरी है।
अब याद रखिएगा, अगर तो मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन है, फिर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा। लेकिन अगर उसमें कायरल कार्बन एक से ज्यादा है, तो फिर हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल का डिसिमेट्रिक होना जरूरी है, उसमें सिमेट्री ना हो, वो डिसिमेट्रिक हो। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चाहे उसमें कितने भी कायरल कार्बन आ जाए। यानी उसमें कायरलिटी होनी चाहिए। कायरल कार्बन होना और चीज है, कायरलिटी होना, कायरलिटी मीन्स हैंडेडनेस, जैसे हमारे हैंड्स हैं दोनों। तो कायरलिटी अगर उसमें आएगी तो वो जरूर जरूर लाइट को रोटेट करेगा। कायरलिटी आने से क्या मुराद है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने चाहिए। यानी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए या तो वो डिसिमेट्रिक हो, या फिर उसमें करायलिटी आ जाए, या आप कह सकते हैं उनके आपस में जो मिरर इमेज हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। तो ये कंडीशंस हैं। अब जब एक मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन होगा तो वो डिसिमेट्रिक होगा, वो उसमें करायलिटी होगी, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। लेकिन जब एक से ज्यादा आते हैं तो हो सकता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ जाएं और उसमें सिमेट्री आ जाए। ये हम डिस्कस करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, मीजो कंपाउंड, ये सारी बातें आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर उसमें डिसिमेट्री है, यानी करायलिटी है, या उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन सकता है। अगर एक कायरल कार्बन है तो ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी, एक से ज्यादा है तो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब उसमें कायरल कार्बन है और वो लाइट को रोटेट करेगा। अब लाइट को रोटेट वो किस तरफ कर सकता है? या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। अगर वो राइट की तरफ करे तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट की तरफ करे तो इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। डेक्स्टर राइट और लेवस का मतलब होता है लेफ्ट, डेक्स्ट्रो और लीवो। जैसा कि देखें, ये हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख देते हैं, जिसमें करायलिटी है, जिसमें डिसिमेट्री है, हम उसका सॉल्यूशन रख देते हैं। जब उसका सॉल्यूशन रखा तो उसने लाइट को रोटेट कर दिया। देखें, पहले ये था रेड में, देखें ये वाला था, इस प्लेन में थी लाइट, अब लाइट इस प्लेन में आ चुकी है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो है ये राइट की तरफ आया है हमारी तरफ, यानी ये जो उसने लाइट रोटेट की है इट इज टुवर्ड्स राइट। चूंकि राइट की तरफ है इसलिए इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो, राइट, डेक्स्ट्रो। उसने लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर दिया है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं उसने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दी है। क्लॉकवाइज रोटेशन है ये, यानी दिस इज क्लॉकवाइज, इस तरह ये क्लॉकवाइज है। अब जब कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो छोटे वाला डी यूज करते हैं। याद रखिएगा इसको, कैपिटल डी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। वो हम कैपिटल डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं और वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। या हम इसके लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, यानी या तो डी या फिर प्लस का साइन यूज करेंगे डेक्स्ट्रो के लिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हम देखते हैं लीवो को। अब जो हमारे पास ये प्लेन पोलराइज लाइट है, हमने सॉल्यूशन रखा, सॉल्यूशन में से जब ये लाइट पास हुई तो ये लेफ्ट की तरफ चलेगी।
टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चली गई, ये इस तरफ को गई है। और इस तरफ को जाने से मुराद है ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, या हम कह सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ गए हैं, दैट्स वाई इट इज लीवो रोटेटरी, चूंकि लेफ्ट की तरफ गया। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो स्मॉलर एल, इसको भी कैपिटल एल के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज फॉर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। या इसके लिए हम इस तरह से माइनस का साइन यूज करते हैं। तो ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब उसमें कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन है तो डिसिमेट्री, करैलिटी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक से ज्यादा है तो हो सकता है उसमें डिसिमेट्री ना हो, सिमेट्री आ जाए, उसमें करैलिटी ना आए। अब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मैयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑप्टिकली एक्टिविटी हम मैयर करते हैं बाय पोलैरीमीटर। ये हमारे पास पोलैरीमीटर है और ये पोलैरीमीटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये फर्स्ट वाला पार्ट ये आपको नजर आ रहा है, ये ऑर्डरली लाइट है। ये हमारा सोर्स है, लाइट का सोर्स है। और ये लाइट देखें, ये वाइब्रेट कर रही है इन ऑल प्लेन्स। अब ये इन ऑल प्लेन्स वाइब्रेट कर रही है। पहले तो हमने इसको नाइकोल प्रिज्म में से पास करवा के, पोलराइजर में से पास करवा के हमने एक ही प्लेन में लेके आना है। देखें, ये जो हमारे पास पोलराइजर होता है, जो पोलराइजर है इसमें ना इस तरह से विंडोज बनी होती हैं। अब जो भी इन विंडोज के पैरेलल इस तरह से आएगा वो इनमें से पास कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से हमारे पास ये लाइट का ये वाला जो प्लेन है, लाइट का ये वाला प्लेन इनमें से पास कर जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, और इस तरह करके इसमें से निकल जाएगा दूसरी तरफ। लेकिन जो लाइट के बाकी प्लेन है, जैसे ये वाला प्लेन है, तो ये उसमें से पास नहीं करेगा, यहां पर जाकर ये ऐसे फिल्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास नाइकोल प्रिज्म या पोलराइजर है। आपको इसमें से स्लिट्स या विंडोज नजर आ रही हैं। हर तरह के प्लेन यहां पर फिल्टर हो जाएंगे, सिर्फ एक ही प्लेन जो है वो पास कर सकता है। और जब लाइट सिंगल प्लेन में आ जाती है तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये काम था नाइकोल प्रिज्म का, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करवाते हैं सैंपल जो है हमारे पास उसके सोल्यूशन में से, जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ये जो पूरे वाला पार्ट है इसको कहते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब। ये पोलैरीमीटर ट्यूब है। यहां पर इस लाइट का सामना होता है बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से। यानी आपने सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है तो यहां बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला मॉलिक्यूल उसको रोटेट करता चला जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल उसकी रोटेशन होती जाएगी, वो रोटेट करता चला जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अब देखें, अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, एक्चुअली उनका मिरर इमेज जब सामने आता है तो वो उसको वापस जिस एंगल से वो रोटेट हुई होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइट है, जब ये मीथेन में से पास की, ये हमारे पास मीथेन है, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये उसको लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर देगी। फर्ज करें इसने स्लाइट रोटेशन शो की है, इस तरह थोड़ी सी रोटेशन आई है। लेकिन जो ही मीथेन का अगला मॉलिक्यूल आएगा, जो इसका मिरर इमेज होगा बिल्कुल वैसा ही होगा, तो वो क्या करेगा, इसको वापस उसी एंगल में भेज सकता है और ये दोबारा बिल्कुल सेम प्लेन में चली जाएगी। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो फिर उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा और वो सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होगा। या तो हम हमारे पास एक ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उसका एक ही
आइसोमर होगा, या तो हमारे पास डी होगा या एल होगा, यानी उसका मिरर इमेज मौजूद नहीं होगा। अगर उसका भी मिरर इमेज मौजूद होगा तो वो रोटेशन को कैंसिल कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर होगा तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जितना सा रोटेट करता है, जब इसका मिरर इमेज सामने आएगा तो वो बिल्कुल वैसे ही उसको वापस भेज देगा, फिर वापस उसी एंगल में आएगी, फिर वापस भेज देगा। तो यहाँ तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगी। याद रखना, जो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होते, जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता, उनमें भी थोड़ी सी रोटेशन होती जरूर है, सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब ये जो हमारे पास लाइट आ गई है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो देखें लाइट रोटेट होना शुरू होगी, क्योंकि बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे जैसे वो स्ट्राइक करती जा रही है, मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करती है, इंटरेक्ट करती है, तो उसका प्लेन बदलता जा रहा है। और ये जो लाइट है अब पोलैरिमीटर ट्यूब से बाहर आ गई है, स्टिल एक ही प्लेन में है, लेकिन उस वो रोटेट कर गई है, उसको वो रोटेट कर दिया है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में। ये हमारे पास स्केल है, ये 0 डिग्री है, ये -90 है, और फिर ये 180, और ये +90। और ये हमारे पास है एनालाइजर। देखें, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है। अगर आप दोनों की स्लेट्स या विंडोज चेक करें तो बिल्कुल पैरेलल हैं। ये विंडोज भी इस तरह से हैं और वो भी इस तरह से। इसका मतलब अगर तो लाइट ऐसे ही यही प्लेन में रहती तो वो इसमें से पास कर सकती थी, लेकिन लाइट का प्लेन बदल गया, अब ये इन विंडोज में से नहीं गुजर सकती। अगर आपने इन विंडोज में से गुजारना है तो इसको रोटेट कर दें किसी तरफ, ताकि ये रोटेट करके ये जो स्लेट्स हैं इसके अंदर, ये इसके पैरेलल आ जाएं और ये गुजर जाए। अब इसका मतलब है आपको या तो इसको पास करवाने के लिए लेफ्ट साइड पे रोटेट करना पड़ेगा या राइट साइड पे रोटेट करना पड़ेगा, तब ये जाकर इसमें से पास होगी। तो लाइट सोर्स से लाइट ने प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होना है नाइकोल प्रिज्म से, और फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा तो उसको जरूर रोटेट करेगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जिसमें करालिटी नहीं है, जिसमें सिमेट्री है, वो उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। और फाइनली एनालाइजर को हमें रोटेट करवाना पड़ेगा, और यहां से हम एंगल चेक कर लेंगे कितने एंगल से हमें उसको रोटेट करवाना पड़ा है, वो एंगल नोट कर लेंगे। वो थीटा, वो जो एंगल होगा, ये जो 0 डिग्री से 90 डिग्री है, ये एंगल है। ये जो थीटा होगा ये एक्चुअली बताएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है। जितना एंगल ज्यादा होता है उतनी ही डिग्री ऑफ रोटेशन, इसका मतलब ज्यादा हुई है, उतनी ही ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा हुई है। अब देखें, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, सामने हमने नाइकोल प्रिज्म रखा, वो एक ही प्लेन में आ गई। दरमियान में कोई हमने सैंपल का सॉल्यूशन कुछ नहीं रखा, सामने हमने एनालाइजर रखा, और ये जो एनालाइजर है, और देखें ये जो दोनों हैं ये आपस में पैरेलल हैं। पोलराइजर, ये पोलराइजर है जिसने उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया, नाइकोल प्रिज्म। ये एनालाइजर है जहां से हमने देखना है। दोनों में देखें स्लिट्स की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों पैरेलल पड़े हुए हैं। अगर दोनों पैरेलल पड़े हुए हैं तो लाइट को आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रोटेशन ही कोई नहीं हुई। और फिर सामने हमने सोल्यूशन रखा ही कोई नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट आई, और सामने जो एनालाइजर है वो बिल्कुल पैरेलल है पोलराइजर के, और वो गुजर गई, आपने ऑब्जर्व कर लिया। एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इनको क्रॉस रखें, यानी ये देखें, ये लाइट है ऑर्डिनरी, ये हमारे पास नाइकोल प्रिज्म है, इसकी स्लिट्स इस तरह से वर्टिकल पड़ी हुई हैं। तो ये वर्टिकल वाला हमारे पास, ये वाला जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो इस प्लेन में आई है, यानी इसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल गुजर गई। अब हमने ये जो सामने एनालाइजर रखा है वो क्रॉस्ड रखा है, ये देखें इस तरह करके रखा हुआ है, उसकी स्लिट्स जो हैं उसके क्रॉस हैं। तो इसका मतलब है अब ये पास नहीं हो पाएगी और आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्रॉस्ड पड़े हुए हैं। अगर आपने देखना है इस लाइट को तो आपको इसको रोटेट करके इसके पैरेलल लेके आना होगा।
इस लाइट के पैरेलल लेके आएंगे तो वो गुजर जाएगी, आप ऑब्जर्व कर लेंगे। और जब इसके पैरेलल लाएंगे तो इसका मतलब आप इसके पोलराइजर के भी इसको पैरेलल ले आए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख देते हैं। जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये हमारे पास पोलराइजर है जिसने उसको एक प्लेन में कन्वर्ट किया, फिर लाइट यहां से गुजरी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। अगर रोटेट करेंगे तो अब जो आपका एनालाइजर है आपको उसको भी रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये उसमें से गुजर जाए। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जब मौजूद होता है तो वो लाइट को रोटेट करता है। लाइट रोटेट अगर होगी तो वो एनालाइजर में से नहीं गुजरेगी। एनालाइजर में से अगर गुजारना है तो फिर आपको उसको एनालाइजर को रोटेट करना पड़ेगा। जब रोटेट करेंगे, जहां पर उसकी स्लेट्स है, इस प्लेन पोलराइज जो लाइट है इसके प्लेन के बिल्कुल पैरेलल आएंगी तो वो उसमें से गुजर जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप रोटेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। यानी अगर आप तो क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब टूवर्ड्स राइट, राइट का मतलब है वो डेक्स्ट्रो होगा। काउंटर क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट, इसका मतलब लीवो होगा। तो यहां पर देखें, आप इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरफ ऑब्जर्वर है, तो ये इस तरफ को रोटेट होने से मुराद है ऑब्जर्वर के रेफरेंस से ये लेफ्ट बनता है, ये वाला। या अगर आप यहां से इस एंगल से देख रहे हैं तो ये साइड आपकी लेफ्ट बनेगी। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट यानी लीवो रोटेटरी है। लीवो के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, तो ये -40 डिग्री रोटेशन हुई है। ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। याद रखिएगा, ये जो एंगल है ये -40 है, या जितना भी एंगल आ जाए, ये जो एंगल है, जितना ये एंगल ज्यादा होगा, ये जितना थीटा ज्यादा आएगा उतना ही सब्सटेंस ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। उसकी डिग्री ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिग्री ऑफ रोटेशन ज्यादा होने से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब ये थीटा जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर आपने कंपाउंड्स का कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जाम्पल एक कायरल मॉलिक्यूल मैंने ऑप्टिकली एक्टिव रखा तो -40 डिग्री था, दूसरा मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रखा तो वो -60 डिग्री है, -20 डिग्री है, इस तरह से। अगर हम चाहते हैं कि हम कंपाउंड्स को कंपेयर करें, अगर हम चाहते हैं कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी से कंपाउंड को पहचान लें, आइडेंटिफाई कर लें, हम चाहते हैं कि आप ऑप्टिकली एक्टिविटी से उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लें, तो उसके लिए हमें फिर कुछ चीजें फिक्स रखनी पड़ेंगी। और फिक्स रखने के लिए हम फिर कहते हैं कि हम उसकी स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लेते हैं। अब स्पेसिफिक रोटेशन के लिए आपने कंसंट्रेशन 1 ग्राम/ml लेनी है सबकी, यानी जो भी सब्सटेंस है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना जब सबकी कंसंट्रेशन एक जैसी रखेंगे। वरना तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रखेंगे, मॉलिक्यूल पोलैरिमीटर ट्यूब में उतने ज्यादा आएंगे, उतनी रोटेशन ज्यादा हो जाएगी। तो आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं, अगर आप इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करना चाहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, तो आप कंसंट्रेशन फिक्स कर दें सारे कंपाउंड्स की। और फिर आप लेंथ ऑफ ट्यूब भी फिक्स कर दें। लेंथ ऑफ ट्यूब 10 सेंटीमीटर या ये 1 डेसीमीटर रखते हैं, ये चीजें आप फिक्स कर दें। जब आप फिक्स करके निकालेंगे तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास जो लिटरेचर मौजूद है उसके साथ कंपेयर करके आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। देखें, स्पेसिफिक जो रोटेशन होती है, स्पेसिफिक रोटेशन में ये इसका फार्मूला है। स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हुए आपने टेम्परेचर फिक्स रखना है, एक कांस्टेंट हो गया। नंबर 2 पे आपने डी की बजाय आप वेवलेंथ भी मेंशन कर सकते हैं। यहां पर ये एक्चुअली डी यूज कर रहे हैं सोडियम की डी लाइन के लिए जो 589.6 नैनोमीटर पे होती है। ये एक्चुअली वेवलेंथ है, तो आपने वेवलेंथ भी फिक्स कर दी है लाइट की। यानी जो आपकी लाइट आ रही थी जो पोलैरिमीटर ट्यूब में से गुजरेगी उसकी वेवलेंथ फिक्स है। टेम्परेचर भी आपने फिक्स किया हुआ है सोल्यूशन का। ये आपके पास ऑब्जर्व रोटेशन है। ऑब्जर्व रोटेशन की बजाय आप इसकी बजाय थीटा भी लिख सकते हैं।
जो थीटा हमारे पास आया है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एंगल आया, एंगल ऑफ रोटेशन। जो एंगल ऑफ रोटेशन है एक्चुअली वही ऑब्जर्व्ड रोटेशन है। और ये पाथ लेंथ है, ये भी आपने फिक्स रखनी है। जो पोलैरिमीटर ट्यूब हमने अभी देखी, जिसमें सैंपल आपने रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन रखना है, उसकी लेंथ आपने फिक्स कर दी है 10 सेंटीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर। और फिर कंसंट्रेशन भी सैंपल की फिक्स कर दी है ग्राम पर एम एल, 1 ग्राम। अब देखें, 1 ग्राम पर एम एल ये कांस्टेंट है, डेसीमीटर लेंथ भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, डी भी। ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो है, अब वो निकालेंगे तो वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट आएगी, और जो आएगी उसको लिटरेचर से कंपेयर कर लें। लिटरेचर में सारे सब्सटेंसेस की जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका डाटा मौजूद है। कंपेयर करेंगे तो जिसके साथ डाटा मैच करके आप कहेंगे यही आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। यानी आपके पास पूरा लिटरेचर एक रेफरेंस बन जाता है जब आप स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं चीज़ों को, जैसा कि आपने यहाँ पर किया है कि आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया, आपने कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दी, लेंथ भी, टेम्परेचर भी, वेवलेंथ भी। तो अब जो आपके पास रोटेशन आएगी, दैट विल बी अ स्पेसिफिक रोटेशन। तो इस तरह से जितनी, ये चूंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो ये ऑब्जर्व रोटेशन जितनी ज्यादा आएगी, इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा है, और फिर वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा है। अब देखें, फर्ज करें हमारे पास एक कंपाउंड है, ये 2 ब्यूटानोल। अब 2 ब्यूटानोल में आपके पास प्रायोरिटी अगर सेट करें, ये 1 बनेगा ऑक्सीजन वाला, ये इथाइल ग्रुप 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये 4 बनेगा। अब ये 1, 2 और 3 ये बनेगा बज़ाहिर एस, लेकिन चूंकि मिथाइल हमसे अवे है, एच हमसे अवे नहीं है, 4 वाला हमसे अवे नहीं है, तो अगर आप इसको इस जगह पे 2 ग्रुप शिफ्ट करेंगे, तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम सिर्फ 2 ग्रुप शिफ्ट करते हैं तो हम, जो हमारे पास रोटेशन आ रही होती है उसका उलट कन्फिग्रेशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम एस को कहते हैं, तो ये एक्चुअली आर होगा। ये आर है। अब आर है, और जब हमने इसको पोलैरिमीटर ट्यूब में रख के पोलैरिमीटर में चेक किया, तो इसकी जो रोटेशन आई वो आई है -1352 डिग्री, 1352 डिग्री। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी फिक्स है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेवलेंथ भी फिक्स है, इसका मतलब है ये स्पेसिफिक रोटेशन है। और ये नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि दिस इज लीवो रोटेटरी। अब मैं इसी का एनेंशियोमर, यानी मैं इसी का मिरर इमेज बनाता हूं, और जब मैं इसका मिरर इमेज ड्रा करूंगा, ये 1 हो जाएगा ओ एच, और 2 इथाइल, और 3 मिथाइल। तो बाहर तो ये क्लॉकवाइज यानी आर लग रहा है, लेकिन जब एच को अवे लेके जाएंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एस। और इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगी वो प्लस में आएगी। अब ये बात भी आपने याद रखनी है, ये हमारे पास डेक्स्ट्रो हो गया, कि अगर कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, तो उसका मिरर इमेज उसका उलट होगा। फर्ज करें ये हमारे पास लीवो रोटेटरी था और इसकी रोटेशन थी -13.52 डिग्री। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये जो एंगल है, ये सेम रहना है। फर्क क्या आएगा? फर्क सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का आएगा, जब आप किसी का एनेंशियोमर या उसका मिरर इमेज लेंगे। तो ये अ, अगर डेक्स्ट्रो अगर डेक्स्ट्रो फॉर एग्जांपल रोटेशन शो कर रहा है 1 डिग्री प्लस में, तो लीवो शो करेगा, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, तो लीवो शो करेगा -1 डिग्री। यानी जो मैग्नीट्यूड होती है, ये जो 1 है, ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है, एंगल नहीं बदलना। जो मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, जो एनेंशियोमर्स होते हैं, उनमें सिर्फ साइन का फर्क आता है, एंगल ऑफ रोटेशन उतना ही रहता है। अब यहां पर एक और अहम बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो है, इसका आर और एस से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर है,
तो वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। यानी आप ये देके कि एक कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो आप ये नहीं कह सकते ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। एक कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन डी, कैपिटल वाला डी है, आप नहीं कह सकते किस तरफ को रोटेट करेगा। यानी आप ये बात याद रख लें कि आप कायरल कार्बन या करैलिटी देख के ये तो बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आप ये नहीं बता सकते ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। आप स्ट्रक्चर देख के आर और एस तो निकाल सकते हैं, आप स्ट्रक्चर देख के सिस ट्रांस तो बता सकते हैं, आप स्ट्रक्चर्स देख के कैपिटल डी और कैपिटल एल तो बता सकते हैं। आप स्ट्रक्चर देख के ये नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। आप बता सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। तो याद रखना, आपने डेक्स्ट्रो और लीवो को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसी के साथ रिलेट नहीं करना। ये आप नहीं बता सकते। कब बता सकते हैं? एक्सपेरिमेंट करके प्लेरीमीटर से कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। ऑप्टिकली एक्टिव आप स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। ये एक और कंपाउंड देखें, ये 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल है। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो ये हमारे पास 1 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। तो 1 2 3 बाहर तो ये हमारे पास लग रहा है कि ये बनेगा एस, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन चूंकि हमने हाइड्रोजन को अभी अवे लेके जाना है, जब अवे लेके जाएंगे तो अगर ये एस है तो हम इसको आर कर देंगे। अब ये वाला भी आर था, ये भी आर है, लेकिन अगर आप रोटेशन चेक करें तो देखें ये वाला आर जो है ये डेक्स्ट्रो है, इसमें प्लस साइन है। इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है 5.756 डिग्री है और ये प्लस साइन शो कर रहा है कि दिस इज डेक्स्ट्रो। ये वाला जो आर था ये लीवो था। तो समझाने का मतलब ये है कि आर और एस का डेक्स्ट्रो लीवो से कोई ताल्लुक नहीं है। डेक्स्ट्रो है या लीवो है ये बताना है इंस्ट्रूमेंट ने। हाँ, आप इतना बता सकते हैं कि ये लाइट को किस तरफ को रोटेट करेगा। एक और एग्जांपल देखें, ये 1 उसी का मिरर इमेज है, बिल्कुल एनेंशियोमर्स 1 2 और 3, ये बनेगा आर। लेकिन जब आप एच को लेके जाएंगे अवे तो ये एस हो जाएगा। देखें ये वाला भी एस है लेकिन डेक्स्ट्रो है, ये भी एस है लेकिन ये लीवो है, नेगेटिव साइन है। तो आप इनको, डेक्स्ट्रो और लीवो को कभी भी स्ट्रक्चर के साथ आपने रिलेट नहीं करना। ये इंस्ट्रूमेंट ने बताना है कि डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या आई है। आप तो सिर्फ बता सकते हैं स्ट्रक्चर देख के ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ऑप्टिकल एक्टिविटी पे और स्पेसिफिक रोटेशन पे। थैंक यू वेरी मच।